नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अपडेट्स की बात करेंगे। कंगना रनौत जो कि अब लंबा अरसा हो गया है बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की उम्मीद लगाए हुए हैं और उस उम्मीद में वो क्वीन 2 कर रही हैं। लेकिन ये फिल्म भी मुश्किल में फंस गई है और मामला छोटा मोटा नहीं, 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए की लॉसूट का मामला है। क्या मामला है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। कंगना रनौत की आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी वो आप खुद ही तय कर लें। एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है और कंगना अब स्ट्रगल कर रही हैं पिछले कई सालों से। और उनकी पिछली कई फिल्में, खास तौर पर मणिकर्णिका, तो भी वो भले ही कहें कि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी या जो भी है, लेकिन उसके बाद से तो वो बुरी तरह से लड़खड़ा रही हैं। और कोशिश उनकी ये है कि भाई अब मैं जम जाऊं, क्योंकि उन्होंने राजनीति में भी पारी शुरू कर दी है और राजनीति के साथ साथ सिनेमा की दुनिया में भी काम करना, दो नावों की जो सवारी है, हालांकि बहुत समझदारी का काम नहीं माना जाता, लेकिन किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है मल्टीटास्किंग होते हैं तो वो करते हैं, तो कंगना भी कर रही हैं। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि वो बॉलीवुड में फिर से जमें। मगर लास्ट ईयर उनकी इमरजेंसी आई, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सब थी उसमें, मगर वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद अभी जो लास्ट मंथ फिल्म आई उनकी, भारत भाग्य विधाता, वो तो बुरी तरह से क्रैश हुई बॉक्स ऑफिस पर। अब जिन फिल्मों पर कंगना की नज़र है और उम्मीद है, वो है एक तो क्वीन 2 जो 2014 में इंडिया में रिलीज हुई थी और उसने कंगना को स्टार वाला वाकई एक दर्जा दिलाया था। उस फिल्म में कंगना जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की थी, बहुत प्यार मिला। उस फिल्म के गाने बढ़िया थे, कॉन्सेप्ट अलग था। विकास बहल ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, फैंटम फिल्म्स की वो फिल्म थी। तो ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव गया था और बहुत बढ़िया गया था। अब उस फिल्म का सीक्वल बन रहा है, ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं, लेकिन यहाँ जो आज खबर है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये डिस्प्यूट से जुड़ी, उस फिल्म के विवाद से जुड़ी, एक नया विवाद पैदा हो गया है। और कंगना को शायद इस बात की आशंका कभी रही ही नहीं होगी कि जिस फिल्म के भरोसे वो कमबैक करने की तैयारी कर रही हैं, वो फिल्म किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएगी। और कानूनी मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। 250 करोड़ रुपए का लॉ सूट अदालत में गया है, 250 करोड़ रुपए का क्लेम हुआ है। किसने किया है और क्या मामला है वो बताता हूँ। और दूसरी फिल्म जो है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जो थर्ड, उसके ऊपर एक नज़र है कि क्या वो उससे कमबैक करेगी। मगर वो भी थोड़ा सा मामला जो है फंसा हुआ है, क्योंकि आनंद एल राय अब तनु वेड्स मनु वाली सीरीज से जुड़े नहीं है। इरोज की फिल्म है, आनंद एल राय और इरोज का जो झगड़ा हो चुका है वो हम सबको पता ही है। तो खैर फिलहाल बात क्वीन 2 की करते हैं। क्वीन 2 की शूटिंग इस साल की शुरुआत में, आई थिंक मार्च में हुई थी, फरवरी मार्च में स्टार्ट हुई थी और लास्ट वीक जो है इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। तो केक काटा वाटा वो जो सारा कुछ होता है कि बहुत सब कुछ अच्छे से निपट गया। कंगना की एक दो तस्वीरें भी लीक हो गई थी, इस फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही, उनकी शादी के चर्चे होने लगे। उनको इस फिल्म की एक आध कॉस्ट्यूम में देख लिया गया तो ऐसा लगा लोगों को कि उन्होंने क्या चोरी छुपे शादी कर ली है। वो सब तो हो गया, चलिए फिल्म पूरी हो चुकी है। लेकिन इस फिल्म के पूरे होने के बाद में फैंटम फिल्म्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ रुपए की एक याचिका, लॉसूट दायर की है। वो जियो स्टार के खिलाफ है। वो फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल भी उसमें पार्टी है। दरअसल फैंटम फिल्म्स का कहना है कि इस फिल्म के रीमेक राइट्स जो हैं वो तो हमारे पास है, हम फिल्म के मूल प्रोड्यूसर थे। अब इसका मामला मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, अब इंटरेस्टिंग है। जो मैं समझ पाया वो मैं समझाता हूँ आपको कि क्या मामला है। फैंटम फिल्म्स जब बना था तो इसको चार लोगों ने मिलकर बनाया था। विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मेंटेना, इन चार लोगों ने ये कंपनी खड़ी की थी और ठीक ठाक चल रही थी। अलग तरह का सिनेमा ये लोग बना रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2015 में रिलायंस ने इस कंपनी में 50% का स्टेक खरीद लिया। अब यही रिलायंस जो है वो जियो है, हम जानते हैं। रिलायंस ने 50% का स्टेक खरीद लिया तो फिल्म जो कंपनी थी वो दो हिस्सों में, मतलब दो लोगों की पार्टनरशिप हो गई। एक तो फैंटम फिल्म्स की ये चौकड़ी और दूसरा रिलायंस। लेकिन हुआ ये कि 2019 में फैंटम फिल्म्स को जो है डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। चारों पार्टनर अलग अलग हो गए, मतभेद हो गए, मनभेद हो गए, बिजनेस में बात नहीं बनी, चारों जो है वो अलग अलग हो गए। लेकिन उसके बाद में 2 साल बाद, साल 2022 में मधु मेंटेना ने प्रोड्यूसर शीतल तलवार के साथ में फिर से फैंटम को जिंदा कर दिया कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। उन्होंने जो भी उनके कानूनी मामला हुआ होगा, जो भी लिखत पढ़त हुई होगी, वो इस कंपनी के ओनर हो गए शीतल तलवार के साथ। और उन्होंने लास्ट ईयर फिल्म भी प्रोड्यूस की थी फैंटम फिल्म्स के तले, लव यापा, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद थे और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर थी। तो ये कंपनी फिर से अस्तित्व में आ गई। अब इस कंपनी का ये कहना है कि फिल्म पर ये जो रीमेक वाला मामला, जो सीक्वल का मामला है,
उन्होंने कहा कानूनी लिखत पढ़त जो हुई थी उसमें ये बहुत साफ था कि अगर फैंटम की किसी फिल्म का सीक्वल बनता है तो उस सीक्वल पर राइट्स जो है वो फैंटम का होगा, न कि रिलायंस का। अब ये बात जो है मामला फंस गया है, और यही बात इसके लिए फैंटम फिल्म्स का ये कहना है, फैंटम स्टूडियोज़ का, कि भाई हम बार बार जो है प्रोड्यूसर्स से और डायरेक्टर्स से अप्रोच करते रहे कि भाई इस फिल्म पर जो भी प्रॉपर लीगल मामला है उसको बनाया जाए, देखा जाए, और जो भी सेटलमेंट होता है वो किया जाए, लेकिन हमारी बात मानी नहीं गई और इन्होंने पूरी फिल्म बना ली है। लेकिन फिल्म लीगली जो है वो सही नहीं है, क्योंकि क्वीन पर रीमेक राइट्स या सीक्वल राइट्स जो है वो हमारे पास है। अब ये मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है, 250 करोड़ रुपए का दावा ठोका है। अब इस दावे का क्या होगा, कैसे होगा, फिल्म तो अभी शूटिंग ही पूरी हुई है, तो इसके बाद में बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन होता है, कई चीज़ें, मतलब अभी तो आधा ही काम हुआ है, आप ये सोच सकते हैं। फिल्म अगर बनेगी तो ये अगले साल आएगी, तो उससे पहले ये बहुत सारी कहना चाहिए जो विवाद जो है ये शुरू हो गया है। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, किस तरह से आगे बढ़ती हैं चीज़ें इसमें। तो कंगना जिस फिल्म से उम्मीद लगाए हुए हैं, और क्वीन में क्योंकि वो विदेश में घूम रही थी, शादी जिस लड़के से, राजकुमार राव से होनी थी, वो नहीं हो पाई थी, टूट जाती है, तो फिर वो अकेली चली जाती कि ठीक है मैं ही हनीमून मनाने जाऊंगी। अब इस बार कैसे वो हनीमून पे जाएंगी या घूमने जाएंगी कुछ पता नहीं है, मगर इस बार वो इंडिया में घूमती हुई नजर आएंगी। मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है भाई, अपने देश की यात्रा हो जाना चाहिए, अपना देश जो है वो दिखना चाहिए अपने सिनेमा में, तो ये भी हो सकता है। बाकी फिल्म की कहानी भाई, हर बार विदेश जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो कुछ डिफरेंट हो। तो देखते हैं, विकास बहल ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। विकास बहल का नाम जब मी टू में आया था 2019 में, उसी के बाद ये पूरा मामला हुआ था कि इनकी कंपनी बिखर गई, सब विकास के खिलाफ हो गए थे, और कंगना ने भी उस दौरान जो है विकास बहल के खिलाफ कुछ बयान वगैरह दिए थे। मगर ठीक है, फिल्मों में ये दोस्ती दुश्मनी, अच्छाई बुराई ये सब चलता रहता है, तारीफ करें बुराई करें, सब अपने अपने मौके देखते हैं कि हमको किस में कहाँ फ़ायदा है। तो कंगना को अब इस बात में फ़ायदा नज़र आ रहा है कि विकास बहल के साथ क्वीन 2 की जाए, और बहुत लंबे समय से वो कोशिश कर रही थी इसकी, अब जाके ये फिल्म बन रही है। तो देखते हैं इसके क्या अपडेट्स होंगे, कैसा होगा। कंगना को ये फिल्म क्या एक बार फिर से इस्टेब्लिश कर पाएगी, मगर उससे पहले ये देखना होगा कि ये विवाद कैसे हल होता है। क्या ये जो 250 करोड़ रुपए का मामला बना है, क्या आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट होते हैं। तो अब जो अपडेट्स होंगे वो हम लेके आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। हम आते हैं बच्चन साहब पर। वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, बच्चन साहब बहुत क्रेजी हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, क्रिकेट भी वो उतनी ही दीवानगी से देखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट की वजह से उनको बहुत ही मतलब शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं, लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, विरोध कर रहे हैं उनके उस ट्वीट का, ये भी कह सकते हैं। बात क्या है, मामला जो है फ्रांस और पैराग्वे के मैच का है, जो ग्रुप ऑफ 32 का था, कि मतलब 16, अब जो क्वार्टर फाइनल दौर शुरू होने जा रहा है, तो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हरा दिया, ये परसों की बात है। अब जब ये मैच हो गया तो बच्चन साहब ने जो ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बच्चन साहब ने लिखा, ट्वीट नंबर 5794, 5794 नंबर का एक ट्वीट है, और उन्होंने कहा कि अब कहे देते हैं, हिंदी में लिखा, अब कहे देते हैं, द फ्रेंच वर्ल्ड कप the French World Cup 2026 football team, the French players in team 10 black 1 white। अब ये जो बात उन्होंने लिखी, द पावर ऑफ ब्लैक, लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े स्टार, इतने बड़े महानायक होके कलर पे कैसे आप किसी की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंच टीम में जो खेल रही थी, जो जीती, इसमें 10 लोग जो हैं वो ब्लैक हैं, 10 खिलाड़ी, और 1 खिलाड़ी वाइट है। क्या इस तरह से किसी भी राष्ट्रीय टीम को देखा जा सकता है कि उसकी टीम में खेलने वाले कितने ब्लैक हैं, कितने वाइट हैं? या अगर हम भारत की या एशियाई देशों की स्थिति देखें तो क्या किसी को फिर क्या धर्म के आधार पर देखेंगे, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख ईसाई हैं, कितने पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं? क्या ऐसे नेशनल टीम होती है? अब बच्चन साहब वहाँ पे इसको बांट कर देख रहे हैं कि 10 ब्लैक हैं और 1 वाइट है। इसके बाद लोगों ने उनकी जो तगड़ी जो है सोशल मीडिया में क्लास लगाई और कहा कि ये बहुत ही, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो सबसे बड़ी बात लोगों ने लिखी कि अमिताभ बच्चन से ये उम्मीद नहीं थी, वो ग्लोबल आइकन है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में वो चाहे जाते हैं, देखे जाते हैं, उनका सिनेमा, उनको प्यार करने वाले पूरी दुनिया में है, फ्रांस में भी हैं। लेकिन बच्चन साहब जब फ्रेंच टीम के लिए लिख रहे हैं
तो वो लिख रहे हैं कि इसमें तो 10 ब्लैक हैं और एक वाइट है। तो ये बात जो है उनके फैंस को भी बहुत बुरी लगी है और कहा जा रहा है कि ये सोचने का सही तरीका नहीं है। अच्छा, ये हालांकि पहला मौका नहीं है जब फ्रांस को लेकर उन्होंने इस तरह की बात लिखी है। उन्होंने 2018 में भी जब वर्ल्ड कप जो है फ्रांस ने जीता था, तब उन्होंने लिखा कि अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप 2018, क्योंकि उस टीम में भी अधिकतर खिलाड़ी जो थे वो ब्लैक थे। अब देखिए, बहुत सारे यूरोप के देश ऐसे हैं जो मल्टी रेस, मतलब वहाँ अलग अलग नस्लों के लोग हैं, वहाँ ब्लैक भी हैं, वहाँ वाइट भी हैं, वहाँ ब्राउन भी हैं। अब ये सब कहने में, हालांकि आज की दुनिया में इन चीज़ों को बहुत ख़राब माना जाता है कि आप किसी को उसकी त्वचा के रंग पर देखिए, उस हिसाब से उसकी क्षमता का बौद्धिक शारीरिक उसका आकलन कीजिए। तो ये उन्होंने 2018 में भी जब लिखा था, तब लोगों ने बड़ा विरोध किया था और कहा था कि ये सही तरीका नहीं है। लेकिन वही चीज़ जो है बच्चन साहब जो 2018 में उन्होंने लिखा था, अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप 2018, एक तरीके से वो यहाँ उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि फ्रांस की जो टीम जीती है उसमें 11 में से 10 खिलाड़ी जो हैं वो ब्लैक हैं, क्योंकि ब्लैक जो है इनको यही ओरिजिन उनका जो है अफ्रीका है। वो सारा एक इतिहास और वो पूरा अलग मामला है, लेकिन इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, इस तरह से नहीं देखा जा सकता। तो अमिताभ बच्चन जैसे महानायक से इस बात की किसी ने उम्मीद नहीं की थी और ये जो है उनकी तगड़ी जो है क्लास ली जा रही है। अब अमिताभ बच्चन जो है बहुत सीनियर है, उनके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार जो है वो जिस तरह से ट्वीट करते हैं रात को, कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हो सकता है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अब कहे देते हैं, मन में बात आई गई है तो मन में जब बात आ गई तो उनसे रुका नहीं गया। हो सकता है उनको अंदर से बहुत लगा हो। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ है, इसको थोड़ा ऐसे भी देखा जा सकता है। दुनिया का इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो अधिकतर यही देखने मिलता है कि जो यूरोपीय राष्ट्र रहे हैं, जो गोरे रहे हैं, उनको अपने ऊपर बड़ा गर्व रहा है और वो हमेशा ये मानते रहे थे कि हम पूरी दुनिया को जो है सुधारने सिखाने के लिए हैं, बाकी सब तो हमसे कम हैं। और ख़ास तौर पर एशियाई देशों में और अफ्रीकी देशों में, और अफ्रीकी देशों में तो बहुत बुरा हाल रहा। वहाँ गुलामी जो रही है, इंसानों को गुलाम बना के जिस तरह से मानव तस्करी, और बड़ा भयानक है वो पूरा इतिहास। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो श्रेष्ठता है कि भाई हम गोरे हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, ये बात जो है बहुत बार बार कहते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद बच्चन साहब ये बताना चाहते हैं कि देखिए वो दौर गया, धीरे धीरे जो है जो जिनको आप अश्वेत कहते रहे हैं वो जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और एक जिस देश की पहचान जो है शायद इसलिए है कि वो यूरोप में है और इसलिए उसको ये माना जाता है कि भाई वो श्वेत लोगों का देश है, वहाँ की राष्ट्रीय टीम में जो है आप देखते हैं तो 11 में से 10 जो है वो अश्वेत नज़र आते हैं। शायद उनका ये भाव होगा, लेकिन अब इस तरह की चीज़ों पर जो है बातें नहीं होती। इस तरह की चीज़ें जो हैं खुलकर मतलब इस विचार को जो है ख़त्म ही कर दिया जाए, इस तरह का पूरा मामला जो है वो बन रहा है। तो ये देखने मिला। तो बच्चन साहब की तरफ से अब देखते हैं इस पर क्या उनका कोई रिएक्शन आता है, हालांकि अभी तक तो नहीं आया है। तो बच्चन साहब से जुड़ी खबर के साथ साथ एक खबर तब्बू को लेकर भी है, जो चीनी कम में जो है उनकी लीड एक्ट्रेस थी और नागार्जुन के साथ एक समय तब्बू का नाम जुड़ा है, हम सभी जानते हैं। हालांकि अतीत की बातें हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें सामने आ जाती। और एक अरसे से लगभग मतलब 28-30 साल से जो है नागार्जुन और तब्बू ने साथ में फिल्म नहीं की, मगर अब एक अचानक नया अनाउंसमेंट हुआ है। नागार्जुन 100वीं फिल्म करने जा रहे हैं अपने कैरियर की, और उस 100वीं फिल्म में तब्बू भी नजर आएंगी। और इस फिल्म में वो मेन विलेन का रोल निभा रही हैं। आप ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। तब्बू, जिनका नाम कभी नागार्जुन के साथ जुड़ा था और उसके बाद में दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम फिल्में साथ में नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बातें हुआ करती थी, मगर अब जब 100वीं फिल्म बन रही है नागार्जुन के कैरियर की, जिसका फिलहाल टाइटल जो है किंग 100 रखा गया है, इस फिल्म में तब्बू नज़र आने वाली हैं मेन विलेन के रूप में। और नागार्जुन ने एक इंटरव्यू साउथ में दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जब तब्बू को ये बात पता चली कि मेरी 100वीं फिल्म बन रही है, तो खुद उन्होंने आगे रहकर कहा कि मैं इस फिल्म में का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं इस फिल्म का पार्ट बनना चाहती हूँ। तो ये है। और तब्बू साउथ में उन्होंने भले ही शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में देवानंद की हम नौजवान,
बॉलीवुड की फिल्म, यहाँ उन्होंने हिंदी में शुरुआत की थी। तब्बू की बड़ी बहन थी फराह खान, उन्होंने भी जो है हिंदी सिनेमा में एक अच्छी खासी पारी खेली है। तो दोनों, लेकिन फराह तो खैर अब कहीं नहीं नज़र आती, लेकिन तब्बू अभी भी एक्टिव हैं और हिंदी फिल्मों में अभी भी बढ़िया रोल कर रही हैं। अभी उनको हमने भूत बंगला में भी देखा था। तो लगातार एक्टिव है, और ये बात सब जानते हैं, तब्बू ने शादी नहीं की। तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती, मगर अब वो जो है नागार्जुन के साथ में 100वीं फिल्म जो होगी नागार्जुन की, उसमें नजर आएंगे। आमतौर पर वो हीरोइने वाले रोल करती रही, लेकिन हमने उनको हिंदी फिल्मों में मकबूल और हैदर जैसी फिल्मों में ग्रे शेड्स वाले, नेगेटिव शेड्स वाले रोल्स में हमने देखा है। तो ये बात भी हमको यहाँ पर याद रखना चाहिए। वर्सटाइल एक्टर हैं, एक्ट्रेस कह लीजिए जो भी, तो बहुत बढ़िया है। अभी भी जमकर पारी खेल रही हैं। तमाम डायरेक्टर्स हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो तब्बू जो है नागार्जुन की 100वीं फिल्म में नजर आएंगे।